गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसे कि आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से बच्चों जो आपको घर बैठे आपकी ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध हो रही है, उसमें मैं कक्षा 8 में आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो बुक के माध्यम से करा रहा हूँ, अंडरलाइन करवा रहा हूँ। तो हमारा चौथा अध्याय हमने कल शुरू किया था, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ग युग की कल्पना। जैसा कि बच्चों आपको बताया था, मैंने बिरसा मुंडा के बारे में बताया था जिसे आदिवासी भगवान मानते थे। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया था। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो बीमारियों को ठीक कर सकते थे, अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकते थे। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और जो दिक्कू जिसे हम बाहरी लोग कहते हैं, दिक्कू का मतलब क्या होता है, बाहरी लोग, और जो गुलाम लोग थे उनसे आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग हैं वो बिरसा के अनुयायी बन गए थे, जिसमें केवल मुंडा ही नहीं थे, मुंडा के अलावा संथाल और उराव जैसे लोग भी शामिल थे। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में था। लोग उन्हें आदिवासी की तरह आदिवासी भगवान के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि वह उनके लिए चमत्कार कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उनकी उपज की ढेरियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो काल्पनिक या खगोलीय घोषणाएं कर सकते हैं, नक्षत्रीय घोषणाएं कर सकते हैं। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने के लिए ही आए हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति थी। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, इलाके के कौन कौन से दूसरे आदिवासी थे बेटा, जिनमें संथाल, उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रही बदलाव और अंग्रेजी शासन द्वारा पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। उनकी परिचित जीवन पद्धति है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अंग्रेज उनके सभी मामलों में दखल दे रहे थे। अंग्रेज उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे। अंग्रेज उन्हें ईसाई बनने के लिए आकर्षित कर रहे थे। इसके लिए कई आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही थी। तो ये सभी जो भी अपने आसपास परिवर्तन आ रहे थे बच्चों, उसके कारण अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी, आजीविका के खतरे मौजूद थे, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा इन समस्याओं को हल करना चाहता था। बिरसा इन समस्याओं को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी थे वो एकजुट हो रहे थे। आदिवासी है वो उनसे जुड़ रहे थे, जिन्हें दिक्कू कहा जाता है। दिक्कू का अर्थ होता है बाहरी लोग। ये बाहरी लोग कौन थे? अंग्रेज थे या गोरे यूरोपीय लोग थे जो आदिवासी के मामलों में दखल दे रहे थे। तो बिरसा मुंडा, जिन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, महान योद्धा माना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता की अलख को आदिवासियों में जगाया था, स्वतंत्रता की ज्योति को आदिवासियों में जागृत किया था, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था। वे बाहरी लोग कौन थे बच्चों? उन्होंने इलाके के लोगों को कैसे गुलाम बनाया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बच्चों बदल रहा था? इस अध्याय में हम उन सवालों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था बच्चों। आदिवासी समाज कौन से थे? ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में
ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ज़्यादातर जो कबीले थे उनकी रीति रिवाज और जो रस्में थी वो ब्राह्मण रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। ज़्यादातर कबीले के जो रीति रिवाज थे बच्चों और जो रस्में थी वो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे तो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। जो जाति पर आधारित समाजों में जैसे भेद दिखाई देते हैं ऐसे भेद इन आदिवासियों, चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, इनमें हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। एक कबीले के सारे लोग थे वो कुटुंब में बंधे हुए होते थे, कुटुंब के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क ही नहीं था। आदिवासियों में एक कबीले के लोग सारे कुटुंब के बंधनों में, परिवार के बंधनों में जुड़े हुए थे। वो परिवार की इकाई से जुड़े हुए थे। उनकी इकाई परिवार थी, परिवार के साथ उनका गहरा लगाव होता था और वो पारिवारिक समूह के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं बच्चों कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क ही नहीं था। बिल्कुल फर्क था। ये आदिवासियों के बीच में बिल्कुल अंतर था। आदिवासियों के बीच में भी अलग अलग समूह बने हुए थे। आदिवासी भी अलग अलग समूह का नेतृत्व कर रहे थे। तो जैसा बच्चों आपको मैंने बताया कि आदिवासियों के बीच भी कोई सामाजिक आर्थिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह पेज नंबर 40 पर देखो। जो 40 नंबर पर हमारे अतीत जनजातीय समूह इस प्रकार जीते थे। 19वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियां करते थे। ये बच्चों झूम खेती क्या होती है? झूम खेती आपको पता है कि आदिवासी छोटा नागपुर के संथाल परगना, इसके अलावा मुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी थे वो झूम की खेती करते थे। तो झूम क्या होता है बच्चों? इनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम खेती अंडरलाइन करो। झूम खेती घुमंतू खेती को भी कहा जाता है। घूम घूम कर की जाती थी। इस तरह क्या होता था बच्चों, जो जंगल थे उनको आग लगाकर साफ कर दिया जाता था। जंगलों में आग लगा दी जाती थी और जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे या आग लगा देते थे। जमीन पर उगी घास को जलाकर साफ कर देते थे और जो राख बचती थी, इसके बाद वो जो घास फूस के जलने के कारण जो राख पैदा होती थी, जो राख बचती थी, तो इस राख को जमीन पर छिड़क देते थे क्योंकि इस राख में पोटाश होती है और जो मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वे कुल्हाड़ों से खेतों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। तो जैसा बच्चों आपको समझ में आया है कि झूम खेती क्या है, तो छोटा नागपुर, इसके अलावा संथाल मुंडा क्षेत्र में आदिवासी थे वो जंगलों के भूखंडों को, जंगल क्षेत्र को साफ करके जंगलों में जो घास फूस थी उस पे आग लगाकर उसकी राख को चारों तरफ बिखेर कर उसमें खेती करते थे। इसे हम झूम खेती कहते हैं या इसे घुमंतू खेती भी कहा जाता है। घूम घूम कर जो खेती की जाती है उसे घुमंतू खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगल के छोटे छोटे भूखंडों पर ही होती थी बच्चों। खेतों के अधिकांश छोटे छोटे भूखंडों पर ही ऐसी खेती की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए क्या करते थे बच्चों, पेड़ों के ऊपरी भाग को काट देते थे। पेड़ों का जो ऊपरी भाग होता था उसे वो काट दिया करते थे। पेड़ों का जो ऊपरी भाग होता था बच्चों उसको वो काट देते थे और जो जमीन पर जो बेटा जो घास उगी हुई होती थी उस घास को आग लगाकर साफ कर देती थी। इसके बाद में जो घास उसके जलने से जो राख पैदा होती थी उसमें प्रचुर मात्रा में पोटाश होता था और पोटाश है वो जमीन की उर्वरक शक्ति के लिए परम आवश्यक था। तो जो पोटाश होता था बच्चों जिसे मिट्टी उपजाऊ होती थी, वे आदिवासी क्या करते थे, वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन का ऊपरी सतह को खुरच देते थे।
वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय बस उन्हें खेत में बिखेर देती थी। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो, क्योंकि झूम खेती का मतलब है जिसे हम घुमंतू खेती कहते हैं, अस्थायी कहते हैं, जब 2 या 3 वर्ष के लिए उस जमीन पर जब खेती कर ली जाती थी तो आदिवासी फिर आगे की ओर बढ़ जाते थे और जहां उन्होंने खेती की वहां पर पुनः जंगल उग आती थी। एक बार जब फसल तैयार हो जाती थी उसे काटकर वे दूसरी ओर चल पड़ते थे, वे आगे की ओर चले जाते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी उसे, जहाँ से फसल काटी थी उसे कई वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे ताकि जंगल पुनः उग आए, या जंगल है वो पुनः उस क्षेत्र में संपन्न हो जाए। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। वो खेतों में जोतते नहीं थे, बल्कि खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ती थे। तो झूम खेती वेरी मोस्ट है बेटा, वेरी मोस्ट, VM, ये वेरी मोस्ट है बच्चों। इसको आपको अंडरलाइन भी करना है, इसको मैंने आप बुक में आपको अंडरलाइन करा दिया है, इसको लिखना है। जैसा कि बच्चों आपको बताया है, आदिवासियों के जो समूह थे, चाहे मुंडा हो, चाहे संथाल हो, चाहे उराव हो, इनमें से कुछ समुदाय है वो झूम खेती करते थे। छोटा नागपुर का पठारी पहाड़ी क्षेत्र जिसका ज़मीन थी वो उर्वरक थी। इसके अलावा मुंडा, उराव, संथाल ये क्या करते थे, ये जंगलों को काटते थे। झूम खेती को, ठीक है ना, झूम खेती को जलाऊ खेती भी कहते हैं, झूम खेती घुमंतू खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में क्या करते थे, जंगल के जो छोटे छोटे भूखंड होते थे उन भूखंडों में जो जंगल का ऊपरी हिस्सा था, जंगल के ऊपरी पेड़ थे, उन्हें काट दिया जाता था। जंगल में उगने वाली घास फूस पर आग लगा दी जाती थी और जो उससे पैदा होने वाली राख थी उसे खाली जमीन पर छिड़क दिया जाता था। इस राख में पोटास भरपूर मात्रा में होती थी जिससे मिट्टी क्या हो जाती थी बच्चों, उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वो हल से बीज बोते नहीं थे, बल्कि बच्चों वो हल से बीजों को बोते नहीं थे, बल्कि जो जमीन होती थी जहाँ पर राख होती थी उसके ऊपर बीजों को छिड़क दिया जाता था। बीज रोपने की बजाय उन्हें छिड़क दिया जाता था, बिखेर दिया जाता था। जब बच्चों एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर भी दूसरी जगह चले जाते थे और जो जमीन जहाँ से फसल काटी है उसे कई सालों के लिए परती छोड़ देते थे ताकि जंगल उसमें पुनः पनप सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है उसमें झूम खेती है, वो जिसे हम घुमंतू खेती भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लेश एंड बर्न कहते हैं, स्लेश एंड बर्न, जिसके तहत जंगलों को जलाया जाता था, घास फूस को जलाया जाता था और घास फूस के ऊपर इस प्रकार झूम खेती की जाती थी और राख को बिखेर कर उस पर बीज है वो बिखेर दिए जाते थे या बीज है वो छिड़क दिए जाती थी। इसके बाद क्या होता था बच्चों, यदि उन्हें आगे के वर्षों के लिए खेती करनी होती थी तो वो जमीन में भूमि को जोतने की बजाय वो बीजों को बिखेरते थे। जब वहाँ से फसल तैयार हो जाती थी, फसल कटकर तैयार हो जाती थी तो वे उसे काटकर अन्य दूसरी जगह चले जाते थे और जहाँ उन्होंने फसल को अभी अभी काटा है उस जमीन को वो कई वर्ष के लिए पड़ती छोड़ देती थी। तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। जो घुमंतू किसान थे जो झूम खेती करते थे, स्लेश और बनखंड खेती करते थे, जिन्हें घुमंतू भी खेती कहा जाता था, ये पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। मध्य भारत की पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे।
घुमंतू खेती इसी तरीके से होती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पर्वतीय और जंगलों में रहते थे, जिसमें मुंडा, संथाल, उराव ये आदिवासी लोग थे। इन आदिवासियों की जिंदगी जंगलों पर आधारित थी। वन में कंदमूल, फल, झूम की खेती करना, इसके अलावा जंगलों में बेरोक टोक घूमना, फसल उगाना, जमीन और जंगलों का इस्तेमाल करना पर आधारित थी। और वे केवल इसी तरह की घुमंतू खेती कर सकते थे, उन्हें केवल इसी प्रकार की घुमंतू खेती आती थी। तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। वे आदिवासी समुदाय की जिंदगी मुख्य रूप से जंगलों में बेरोक टोक घूमना, जंगलों में फसल उगाना, जंगलों में आवाजाही करना, इस पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती किया करते थे। वे इसी तरीके से घुमंतू खेती है उसका प्रचार करते थे। तो आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी बच्चों। वे केवल इसी तरीके से, इसी रूप से घुमंतू खेती कर सकते थे। वो इन्हें इसी तरीके से घुमंतू खेती है वो आती थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, झूम खेती। झूम खेती के बारे में मैंने आपको अंडरलाइन कराया है। इसके अलावा जो ये नीचे वाला पैराग्राफ है घुमंतू किसान, इसको भी आपको अंडरलाइन कराया है, इसको है आपको अंडरलाइन करना है। घुमंतू किसान कहाँ रहते थे, उनकी खेती के क्या तरीके थे। झूम खेती को आज ही लिखना बेटा, झूम खेती को आपको लिखना है, अब इसको याद करना, ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क के रूप में आज ही आपको करना है।